लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे हक है ये कहने का कि मैं किसी की सफलता का सीढ़ी हूँ। मुझे हक है ये कहने का कि मैं मखलूक को सच्चा इंसान बनाता हूँ। मुझे हक है ये कहने का कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ और शायद सभी धर्म का हूँ, क्योंकि मेरा धर्म मुझसे कहता है कि जब अपने बच्चों के बीच में हूँ तो सिर्फ उनकी सफलता के बारे में काम करता रहूँ। और ये सारी बातें जिस शख्सियत पे फिट बैठती है, आज हम उनसे मुखातिब होने वाले हैं। इन्हीं के शब्दों में अगर बताऊं तो 90s में अपने सफ़र की शुरुआत महज इन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था, लेकिन बेहतरीन आगाज़ करके अपने कारवां को इतना शानदार बना लिया है कि आज कमोबेश 5000 एम्प्लॉय के रिज़्क का ज़रिया बन चुके हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करता रहूं तो पहर गुजर जाएगा और बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये अपने आप में एक किताब है जिनके हज़ारों पन्ने हैं, और उस पन्नों में से ही हमारा एक स्कूल है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया, मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर, मैक्रोविजन एकेडमी खंडवा, ऑक्सफोर्ड स्कूल, और ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जिसका नाम है ऑल इज़ वेल बुरहानपुर में इस्टेब्लिश है। तो आज इस टॉक शो में जिसका नाम है अननेकेड ट्रूथ में मैं कादिर अली आज सर जनाब आनंद प्रकाश चौकसे से उनके ही ज़बानी सुनना चाहता हूँ, एक सामान्य शिक्षक से आनंद प्रकाश चौकसे बनने की कहानी। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है सर से कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद की ज़बानी ही दे हमारे। मेरा नाम आनंद प्रकाश चौकसे है। पेशे से शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 35 सालों से, और बस ये शिक्षक सुनना ही अच्छा लगता है। बाकी के सारे पद, डायरेक्टर और पता नहीं क्या क्या जो हैं वो कुछ मज़ा नहीं आता। शिक्षक हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ और एक अच्छा इंसान बनने की खुद कोशिश कर रहा हूँ, और बच्चों को भी ये सलाह देता हूँ कि वो समय के पाबंद बनकर एक अच्छा इंसान बने। ऐसी दो चार बातें जो थंब रूल हैं उसके साथ ज़िंदगी का कारवां लेके चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, मैथमेटिक्स ही एक ईमानदार सब्जेक्ट लगता था कि जिसमें जो है वो 2 और 2 4 ही है, तो उसी को पढ़ा हमेशा, उसी को सीखा। लेकिन ज़िंदगी में फिजिक्स और केमिस्ट्री शिक्षक के रूप में भी बहुत जाना गया। मैंने ज़्यादातर समय जो कोचिंग और बाकी काम किए उसमें फ़िज़िक्स मेरा बच्चों को बहुत पसंद आता था। फिर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाता था। तो कोशिश की कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने छोटे से शहर बुरहानपुर के बच्चों को तैयार करें, और पिछले 30-35 साल में हज़ारों लाखों बच्चे उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो अच्छा लगता है। पिछले 2 साल में मैंने कम से कम 50 मीटिंग आपकी अटेंड करी है, और हर दिन कुछ नया एग्जाम्पल, कुछ नई स्टोरीज रही है आपके। तो आखिर क्या प्रोपल्सिव फोर्सेस है जो हमेशा आपको नया करने के लिए इन्फोर्स देखिए, एक तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सच बोला जाए। सच बोलता हूं तो पिछले 2-3 दिन में जो कुछ पढ़ा लिखा होगा, सीखा होगा, और वो कहीं ना कहीं फिर निकल जाता है। और चूंकि सच ही बोलते हैं तो कोई भी वीडियो कोई कभी से भी उठा के देखे तो कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा बातों में, क्योंकि जितना हम करते हैं उतना ही हम बोलते हैं। जी। तो जो हम नहीं करते वो हम बिल्कुल भी नहीं बोलते। और आपसे बहुत कुछ सीखा है और रोज़ नई चीज़ें सीख रहा हूँ। जो चीज़ें यहाँ आके देखी है, बहुत सारी नई चीज़, लाइक आईपैड की बात करें बच्चों में, नॉर्मली टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को ख़राब करती है, लेकिन आपके नज़रिए से देखें तो वो उसको एजुकेशन में सपोर्ट करती है। तो ये जो न्यू चीज़ें हैं आप इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ कई बार नए चैलेंजेस भी आते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? नहीं, देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी से कोई भी व्यक्ति जो विरोध कर रहा है वो वास्तव में समय का विरोध कर रहा है। समय भगवान है, और हम इंसानों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम भगवान का विरोध कर लें। तो मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी दुनिया को समृद्ध बनाती है, ज़िंदगी को आसान बनाती है, और निश्चित है कि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। अब माइनस को हमको इग्नोर करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो भाई 1 गिलास 2 गिलास पी लो। अगर तुम 5 लीटर 10 लीटर गाय का ही दूध पियोगे तो आपकी तबीयत खराब होना स्वाभाविक है। तो अति तो अच्छाई की भी खराब होती है। तो हमारा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी, लोगों का हम पे भरोसा है, हम नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, वक्त के साथ कभी कभी वक्त से आगे चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे पास है, हम उसको सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं वो करते हैं। रुकावटें आती हैं छोटी मोटी, चूँकि नीयत साफ है, मन साफ है, काम करने का जोश बहुत ज़्यादा है। अब इतने सालों में लोग भरोसा करते हैं।
तो हम कोई नई टेक्नोलॉजी या कुछ लाते हैं तो पब्लिक भी, पेरेंट्स भी हमारे साथ पॉजिटिव होते हैं उस बात को लेके। ठीक है सर। पिछले 2 सालों में काफ़ी क्यूरियस रहा हूँ आपके आसपास रह के कुछ बात करने के लिए। ये जो आपका टाइम है ऑलमोस्ट 35 इयर्स का, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने किए होंगे, कई बार ब्रेकडाउन हुआ होगा। तो जब कभी ब्रेकडाउन हुआ है, कौन वो पर्सन रहा है या कौन-सी वो चीज़ें रही है जो हमेशा आपके लिए खड़ी रही है? देखिए, एक तो कोई भी सफलता जो है वो दोस्तों और परिवार के बिना संभव नहीं है। परिवार का माहौल निश्चित रूप से आदमी की एनर्जी कम भी करता है, बढ़ाता भी है। मैं उस मामले में लकी हूँ कि मेरे परिवार की जो यूनिट है वो हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही और वो लोग भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, स्पेशली मेरी वाइफ। तो हम दोनों का इस पूरी सफलता में बराबरी का कंट्रीब्यूशन है। फील्ड अलग है, काम करने के तरीके अलग हैं, लेकिन वो सारे संस्था के हित में हैं। जी। तो इसी तरीके से मिलजुल के काम कर रहे हैं और बढ़िया चल सर रहा है। इसी बात को मैं थोड़ा-सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं फैमिली के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, हाँ। आपका जो स्ट्रगल का पीरियड रहा है, जैसा हुँ, मैंने आपसे सुना है कि आपने 16 घंटे, 18 घंटे काम किए हैं, बहुत हुँ, लंबा। हुँ। उस केस में समहाउ मेरे को, जैसा मैं अज़्यूम कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं फैमिली को थोड़ी-सी कम टाइम आपने दी होगी। तो क्या लगता है आप एक। पहली बात तो फैमिली को इतने टाइम की ज़रूरत भी नहीं है। ओके। ये जो लोग बातें करते हैं कि आपके बेटा या बेटी तीसरी क्लास में हो, 5वीं में हो या 12th में हो, उनको बाप से सप्ताह में 15-20 मिनट भी इफ़ेक्टिव बातें हो गई दिल से, तो मैटर सॉल्व हो जाता है। कोई बहुत घंटों देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चूंकि बीवी और हम तो लकी हैं कि हम पिछले 35 साल से एक ही कैंपस में एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो हमने तो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा देखा होगा। जो जी। बेचारा 8-10 घंटे कहीं ड्यूटी पे जाता है, दुकान पे जाता है, वो भी तो अपने बीवी से, बच्चों से दूर जाता है। हम तो उसी कैंपस में रह रहे हैं। तो हमारा नज़रिया बहुत पॉजिटिव है, हम चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो ये सब बातों का कोई असर होता नहीं। काम किया, थके इसलिए नहीं क्योंकि थकना डिक्शनरी में नहीं है। हम कभी सोचते ही नहीं है कि भाई थक गए या कुछ दुख रहा है या हम अनईजी हैं या आज हम एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये सारे शब्दों से अपना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। डिप्रेशन क्या होता है, निराशा क्या होती है? अरे भाई, हमको काम करने मिल रहा है, युवा लोगों के, बच्चों के बीच में काम करने मिल रहा है। हम तो दुनिया के सबसे लकी व्यक्ति हैं, ऐसा हम सोचते हैं। सर एक एग्ज़ैक्टली जैसा जैसा आप आंसर करते हो वैसा आंसर चाहिए। मेरे लाइफ़ से रिलेटेड और शायद कई सारे लोगों के लाइफ़ से होगा। जब जॉब से घर लौटता हूँ, तो कुछ एम होते हैं मेरे कि मेरे को ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो पढ़ाई में लग जाता हूँ। और उस कंडीशन में जो मेरी वाइफ़ है, ऑल्दो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेरे को सुनने को मिलता है कि या तो आप काम कर रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो, हमारे लिए तो कोई टाइम नहीं है। और तब मेरे पास आंसर नहीं होता है कि मैं क्या रिप्लाई दूँ उसको। नहीं, उसका बहुत आसान तरीका है कि जब भी छुट्टी लगे आपको, संडे या किसी भी दिन छुट्टियां मिलती है, राखी पे, दीपावली पे, तो वाइफ के साथ चिपक जाओ एकदम। चिपकने से मेरा मतलब उसके बाजू में ही खड़े हो जाओ सुबह उठते से ही। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, किचन में वो है तो अपन किचन में, वो झाड़ू लगा रही, अपन झाड़ू लगाओ, उसके साथ पूरे समय रहो। तो आपको समझ में आएगा कि उसको भी आपके इतने समय की ज़रूरत नहीं है। चूंकि महिलाओं को बोलना रहता है, अपनापन दिखाना है, तो वो ऐसा डायलॉग बोल देते हैं। तो महिला शाम में आपको घर में जो कुछ भी कहे, उसको दोनों कानों से सुनो और दोनों कानों से निकल जाने दो। यस सर। उसका लोड नहीं लेना, क्योंकि आप तो थके हारे घर जा रहे हो। आपको जितना बोलने का कोटा था आपने स्कूल में पूरा कर लिया, वो बेचारी कहाँ जाएगी? इसलिए वो सिर्फ बोलने के लिए बोलती है। और मैंने देखा है कि कई पढ़े लिखे लोग भी अपनी बीवी की शाम में पूछी गई हर बात का जो जवाब देते हैं, वो आखिर में कलह पे ख़त्म होती है ज़िंदगी। यस सर। तो जवाब देना नहीं, मुस्कुराते रहना, प्यार करते रहना, ज़िंदगी मज़े से कटेगी। यही आपको ख़ास बनाती है सर। सर आपके स्ट्रगल के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो, स्ट्रगल तो हर उस आदमी का होगा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज़ीरो पे था। आपके घर में कुछ था ही नहीं और आपको कुछ काम करने को मिल रहा है, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, वो सब आई। हमने उनको कभी दिक्कत माना ही नहीं। हमको तो जहाँ बच्चे मिल गए, जहाँ पढ़ाने मिल गया, जो किराए का हॉल मिल गया, जो फ्री में किसी स्कूल का हॉल मिल गया, हम वहाँ पढ़ाते रहे पूरी ताकत के साथ। और हमने कभी खुद ने भी नहीं सोचा था कि हमको ऐसा कुछ तो भी बना लेंगे भविष्य में। बस काम करते रहे, लोग पसंद करते रहे और रिजल्ट ऐसा हो गया। बाकी हमारा ऐसा कोई बहुत लंबा थॉट प्रोसेस नहीं था कि हमको ये करना है, वो करना है। हमको तो तब भी काम करने में मज़ा आ रहा था, हमको आज भी काम करने में मज़ा आ रहा है।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सर एज एन एम्प्लॉई एक क्वेश्चन है, नॉर्मली आजकल कहा जाता है कि प्राइवेट जॉब में अगर आप जॉब स्विच करते हो तो आपकी इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप प्राइवेट जॉब में हो, क्या पता किस दिन आपके ओनर का सब ठीक नहीं चल रहा हो और आपसे बोल दिया जाए कि आप कल से ना आओ। ऐसे कंडीशन में भी हमारे मैक्रोविजन के अंदर कमोबेश 500 ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो 20 साल से ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी खासियत आपने उसमें ढूंढी और आपने उनको दिया कि देखो, लोग। मेरा जितना भी नॉलेज है इस मामले में कि जो भी आपके एम्प्लॉय है, चाहे वो चपरासी हो, टीचर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल हो, वो 3-4 चीज़ों से उसको खुशी मिलती है। पहली चीज़ सैलरी, नो डाउट, सैलरी इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आपको इंस्टीट्यूशन की भी ग्रोथ करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप दूसरों को देंगे। यस सर। तीसरा, उसको सम्मान चाहिए, वो फोकट में जाता है, उसके लिए कोई पैसे लगते नहीं, देना चाहिए। चौथा, उस बंदे की पर्सनैलिटी ग्रो होना चाहिए। उसने अगर बीए करके आया है तो एमए कर ले, एमए किया हुआ है तो बीएड कर ले, बीएड है तो एमएड कर ले, उसका क्वालिफिकेशन बढ़े, उसका नॉलेज बढ़े। ये सब चीज़ें जब आप उस बंदे को देंगे तो वो कभी भी संस्था छोड़ के जाने का नहीं सोचेगा। मेरे स्कूल में अभी करीब करीब 15 से 20 लोग ऐसे हैं टीचिंग में, जो किसी भी 2-2.5 हज़ार बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं। यस उतनी काबिलियत उनमें कूट कूट के भरी हुई है। उनको लोग ऑफर भी करते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन वो ना अपना उनका सीवी बनाया है उन्होंने, ना वो कहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ जाके भी वो 4 ही चीज़ें मिलना है, सैलरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। अब मेरे यहाँ तो प्यून को भी लगता है कि वो प्रिंसिपल है, यस सर। मेरे चपरासी को, मेरे कंडक्टर को लगता है कि वो स्कूल का मालिक है। तो जब ये फीलिंग आप अपनी टीम को देते हैं और वक्त बेवक्त उसको निभाते भी हैं, तो आपसे कोई भी छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सर मेरी सैलरी आपके यहाँ 60,000 है, मेरे को 80 का ऑफर है, आप 70 भी दे दोगे तो मैं आपके साथ रह लूँगा। ऐसे में अपने को कभी कभी दिल बड़ा भी करना पड़ता है कि यस भाई सर। ठीक है, तू मत जा, हम तेरे साथ हैं। तो ऐसा मिलजुल के सरकार चलती है, इसमें दादागिरी नहीं हो सकती। सर मेरे को एक डायरेक्टर की राय चाहिए जो पेरेंट्स से ये बता सकता हो कि हमारे पास ऐसी क्या क्या खासियत है कि वो अपने बच्चे को हमारे पास भेजें और भूल जाएं, छोड़ दें कि ये बच्चा अब आपका है, आपको 9th क्लास से शुरू करानी है, आपको 10th से शुरू करानी है, आपको उसको आईआईटी भेजना है, आपको नीट भेजना है, ये सब जिम्मेदारी आपकी। देखिए, जैसे आप कभी इलाज कराना चाहेंगे तो इलाज कराने में एक सरकारी अस्पताल होता है, जहां आपको पर्ची भी खुद फटाना है, पेशेंट के पास खड़े रहना है, उसको स्ट्रेचर पे बिठा के धका के ले जाना है, आपको उसको एक्सरे टेबल पे चढ़ाना है, आपको उसको ओटी तक ले जाना है। यानी वहाँ आपके पैसे तो नहीं लग रहे हैं सरकारी में, लेकिन सारी मगजमारी कि अब उसका ग्लूकोज की बोतल ख़त्म होने पे आई है तो नर्स को बुला के लाओ दौड़ के जाके, ये सब आपको करना है। ये एक तरीका होता है काम को करने का। दूसरा एक तरीका है जो मेरे हॉस्पिटल में ऑल इज वेल में, कि आप पेशेंट फेंक के चले जाओ, दे के चले जाओ, उसके बाद आप वो जो अमाउंट भरना है उतना भर दो, हम वो स्वस्थ करके उसको घर भेज देंगे। यस सर। तो उस पेशेंट की हम पॉटी भी धुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, ऑक्सीजन भी चेक करते हैं, रात दिन खड़े रहते हैं, उसकी एक आवाज़ पे दौड़ के लोग जाते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। हम ये दूसरा तरीका एजुकेशन में लगाते हैं कि पेरेंट हमारे पास हॉस्टल में बच्चा छोड़ के चले जाए, अब उस बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, उसको पढ़ाई का महत्व बताना, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, उसको टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, उसको म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडोर, आउटडोर, इन सब में जहाँ पर भी उस बच्चे में कोई प्रतिभा हो उसको उभार कर निकालना, ये पूरा काम हम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। यस सर। तो इसीलिए लोगों का फेथ है, करीब 17-18 स्टेट के और 40 कंट्री के बच्चे आज बुरहानपुर के इस छोटे से मैक्रोविजन एकेडमी में पढ़ रहे हैं। तो ये वो भरोसा ही है लोगों का। अच्छा सर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम स्कूल, अपार्ट फ्रॉम ऑलिसवेल, एक हमारा NACL भी है जिसमें बच्चों को उनका मनचाहा वो सब मिल जाता है जो उनको चाहिए होता है, हमने वो भी कर रखा है। इसके पीछे बेसिक क्या थॉट रहा है नहीं, आपका? बेसिक ये होता है कि बच्चा घर से बाहर है तो वो घर की जो सुविधाएं हैं वो सारी उसको मिलना चाहिए। जैसे हमारा स्कूल का जो किचन है वो प्योर वेजिटेरियन है, वहाँ लहसुन भी जाता नहीं है, अंडे का सवाल ही नहीं उठता। यस सर। तो जो बच्चे वेजिटेरियन हैं वो तो यहाँ संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन 60 से 70% बच्चे जो आते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, कुछ अंडे खाते हैं।
उन बच्चों को मैं स्कूल में क्या सुविधा दूंगा। तो मैंने स्कूल कैंपस में ही रेस्टोरेंट बना के रखा है कि भाई आप लोग वहाँ जाके खा लिया करो। कुछ आइटम बनाने में ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल डोसा। मेरा मन भी होगा कि मैं डोसा खिलाऊं, तो मैं 3000-4000 बच्चों के लिए डोसा बनवा नहीं सकता। ये तरह की चीज़ें उस रेस्टोरेंट में बच्चों को मिल जाती है और बच्चे वहाँ जाके सप्ताह में एक दिन एंजॉय करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक शिक्षक जो मैंने आप में देखा है, ना केवल आपने बच्चों को सिखाया बल्कि आपने हम जैसे शिक्षक को ओरिजिनल शिक्षक बनना सिखाया है, कैसे होता है। लेकिन आज के परिवेश में कई सारे टाइम ये क्वेश्चन सुनने को मिल जाता है कि एक शिक्षक वो है जो अपने प्राइमरी एम में सक्सेसफुल नहीं रह पाया, एक शिक्षक वो है जो कुछ नहीं कर पाया। वहीं पे एक हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं सिलोरिया सर, उनकी ज़बानी अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक वो है जो किसी और से अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने जो आज पढ़ा है उसको कल याद रखना है, परसों याद रखना है, डिलीवर करना है और इस वे में डिलीवर करना है कि सबको समझ आने लग जाए। इस पे आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए क्या होता है कि एजुकेशन में बच्चे अक्सर जब 6, 7, 8, 9 में होते हैं तो उन बच्चों के पास आपस में बातचीत करने का एक ही व्यक्ति है, वो टीचर जो उनको पढ़ा रहा है। यस अब बच्चे कब तक उसकी तारीफ करेंगे, बातें करेंगे, तो बच्चे उसका कुछ पेट नेम भी रख देते हैं, जी सर। कुछ मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये जब बच्चे क्लास में टीचर्स के साथ करते हैं तो उनके मन में खौफ बैठ जाता है कि यार हम भविष्य में टीचर बने तो दूसरे बच्चे हमारी मजा लेंगे। यस सर। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से, बच्चे से पूछो तो वो मना करता है कि मैं टीचर नहीं बनूंगा, यस है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा उस जमाने में 1985-86 में GSITS में मैकेनिकल ब्रांच में सिलेक्शन हो गया था PET के द्वारा। मेरी वाइफ का 92-93 में MP PMT में MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन हो गया था। हम दोनों ने वो सारे एडमिशन छोड़कर टीचर बनना पसंद किया। हमने MSc किया। मेरी वाइफ बॉटनी में गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं मैथ्स में मेरिट स्कॉलर रहा हूँ और हमने इसको स्वेच्छा से चुना है। तो मेरी नज़र में तो ये सबसे सम्मान का है, सबसे ज़्यादा पैसा इस फील्ड में है और सबसे कम वर्किंग आवर्स हैं यस और तनाव बिल्कुल भी नहीं है। और इन सबसे बाहर एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप किसी भी शिक्षक से मिलो, मेरा ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल वालों से मिलना होता है, वो 55-60 साल की उम्र में भी आपको जवानों जैसी, यंग लोगों जैसी बात करता दिखेगा। वहीं एक 30 साल का लड़का है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसका बिहेवियर 45 साल के आदमी जैसा होता है, क्योंकि वो जिनके बीच में रहता है उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका सोचने का ढंग उस तरीके का हो जाए। तो एजुकेशन में तो जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप जिंदगी भर यंग बने रहते हो, क्योंकि आप यंग जनरेशन के साथ। यस सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन टीचर्स के रिगार्डिंग, और कई बार कहा जाता है कि टीचर्स इज़ द बिगेस्ट एक्टर, और क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब बच्चों के सामने पहुँचते तो पूरी एनर्जी के साथ मुस्कुराते हुए उनके सामने जाना पड़ता है। तो मेरी नज़र में भी ये है कि टीचर एक बड़ा एक्टर होता है और आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इसका। बहुत ही सिंपल बात है। देखो क्या है, हमको जो कुछ आता है वही हम बच्चे के दिमाग में घुसेड़ रहे हैं, यस सर। या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, अपने मुंह से, या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। ये सारे में हम बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम कोई बहुत दिमाग तो लगा नहीं रहे। मान लीजिए कि इंग्लिश का टीचर है, हिंदी का टीचर है, वो प्रेमचंद की कोई पाठ पढ़ा रहा है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कोई पोएट्री बच्चों को याद करा रहा है, तो ये तो उसको 20 साल पहले से याद है। यस सर। अब उसको करना क्या है, अब उसको हर पीरियड में जाकर बेहतर और अच्छी एक्टिंग करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम जो होते हैं, हम स्टेज कलाकार हैं, यस सर। और हम 5-6 पीरियड जो पढ़ाते हैं वो 5-6 मोनो एक्ट होते हैं हमारे। यस ऐसा मेरा मानना है। सर। काफ़ी टाइम आपने दिया, बस 5 मिनट और एक्सटेंडेड है, कुछ रैंडम क्वेश्चन है। आपकी फेवरेट बुक? मैंने सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा जो पढ़ा है वो ओशो को पढ़ा है। और ओशो की किताबें मैं एग्जाम्पल ढूंढने के लिए शुरुआत में पढ़ता था, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बड़े ड्राई सब्जेक्ट थे, तो उसमें मैं वो मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से बच्चों को सुनाया करता था। समय बीतता गया तो मैं उस कहानी के साथ साथ ऊपर और नीचे का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, और मैंने 25-30 साल जो कुछ भी पढ़ाई की है वो मेनली ओशो को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और पढ़ने से ज़्यादा उसको महसूस किया है और अपने अंदर ढालने की कोशिश की है।
सर फेवरेट पर्सन अपार्ट फ्रॉम रिस्पेक्टेड मंजू मैम? मेरे फेवरेट पर्सन मेरे गुरु हैं BS तोमर सर। वो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मुझे एक दूध बांटने वाले से आनंद चौक से बनाने में अगर कोई व्यक्तित्व था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ा दिया था या वो मैथमेटिक्स मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने मेरे ज़िंदगी के हर पहलू में वो मदद की जो सगा बाप भी शायद ना कर पाए। तो मैं पूरे मादरत के साथ मंजू के बाद अगर सम्मान, अपने माता पिता तो खैर माता पिता ही होते हैं, पर मेरे गुरु जो थे वो मेरे लिए इन सब से बढ़कर हैं। तब भी थे, आज भी है, और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक रहेंगे। सर बेस्ट इन्फ्लुएंसर आपके लाइफ में जिन्होंने आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस्ड कर दिया हो ऐसा तो मुझे कोई लगा नहीं अभी तक? हाँ, मैंने हमेशा अपने छोटे छोटे हीरो बनाता गया। शुरुआत में था तो मुझे लगा अरे ये अद्भुत है, वो अद्भुत है, लेकिन बहुत आगे जाने के बाद देखा तो मुझे लगा कि नहीं, उस समय मेरी फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा थी उनके लिए, वो वैसा है नहीं। तो बेहतरीन इंसान कहीं भी मिल जाए मुझे तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ उससे। सर बेस्ट प्लेस अपार्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस? ये व्हाइट हाउस के अलावा पूरा जो मैक्रोविजन का कैंपस है मेरी नज़र में सबसे अच्छी जगह है दुनिया की। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आनंद प्रकाश चौकसे को क्या लगता है उनके अंदर और क्या अपडेट्स बच गए हैं? देखिए, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दोहन नहीं हुआ है। मेरे को इतने सारे काम परफेक्शन के साथ आते हैं, और मैं कुल मिला के एक स्कूल चला रहा हूँ। Yes. तो मुझे फिल्मों का, म्यूज़िक का, गज़ल का, गीतों का, पता नहीं कितनी फील्ड का बहुत सारा इंटरेस्ट है, और मैं अच्छा खासा जानकार हूँ चीज़ों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल मुझ में बाकी है, जिसका वक्त के साथ कोई और सदुपयोग हुआ तो वो इंसानियत के काम आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, थैंक यू।